रोज की तरह आज की रात भी पूरा शहर नींद की आगोश में था। चारों तरफ शांति ऐसी थी मानो शहर नहीं कब्रिस्तान हो। लेकिन वो कहते हैं ना, आशिक आधी रात में भी दिया जलाने का दम रखते हैं। तो इन्हीं में से एक आशिक था रोहन। दरअसल रोहन भी मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वो अपनी उस सोच को उजागर कर रहा था जिसमें रुपया हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। नहीं, पहले बताओ कल वाली फोटोज डिलीट करी है नहीं? हाँ बेबी, कर दी। अब और मत तड़पाओ। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ। दरअसल रोहन दूसरी फोन पर डिंपल से बात कर रहा था। डिंपल उसकी गर्लफ्रेंड थी और डिंपल से पहले भी उसकी बहुत सी डिंपल वाली गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। रोहन हर एक लड़की के साथ 4-5 महीने का ही वक्त बिताता था, लेकिन इसे लगभग साल भर होने को आ गया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह डिंपल का अमीर होना था। रोहन के मोबाइल की स्क्रीन पर कर्सर गोल गोल घूम ही रहा था कि अचानक ही 10-12 फोटो एक साथ उसके मोबाइल पर पिंग हुए। फोटो के देखते ही रोहन की आंखें चौंधी आ गई थी। साले क्या गठीला बदन है, कसम से कितना भी निचोड़ लो रस खत्म ही नहीं होता। मनी मन अपनी उत्तेजना में अपने होठ काटता हुआ रोहन बिस्तर पर कसमसाने लगा था। डिंपल की फोटो देख रोहन आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगा था। कुछ देर बाद कमरे में रोहन की गर्म सांसें गूंज रही थी। वो अपनी ही रंगीन दुनिया में खोया हुआ था कि अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर रखी रजाई को हौले हौले से खींच रहा है। रोहन ने 1-2 बार इसे नजरअंदाज किया भी, लेकिन जब उसका ध्यान टूट गया तो उसने रजाई को गुस्से में अपनी तरफ खींचा और वापस लेट डिंपल की तस्वीरों पर ध्यान लगाने ही जा रहा था कि अचानक ही किसी ने उसके कान में कहा, रोहन, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। यह सुनते ही रोहन एकदम से बर्फ के मारे ठंडा पड़ गया था। उसने आसपास कांपती नजरों से अपने कमरे में हर एक कोने में देखा, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर ना जाने उसे क्या सूझी, उसने अपनी नजर ऊपर करी ही थी कि उसके पैरों तले जमीन ही गायब हो गई। एक लाश जिसका चेहरा पत्थर से कुचला था, ठीक उसके सर के ऊपर उल्टी लटकी हुई उसे ही देख रही थी। रोहन लाश को देखकर मुर्दा हो गया था, पर इससे पहले वो खुद बचने के लिए कुछ कर पाता, उल्टी लटकी लाश ने अपना मुंह फाड़ा और रोहन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जब रोहन ने खुद को मरा हुआ मान लिया तो कांपता हुआ बिस्तर से उठ बैठा। सुबह सुबह वो बिस्तर पर अपने ही पसीने में तरबतर डर के मारे कांप रहा था। कितना बुरा सपना था साला। जब डिंपल से कुछ ऐसी वैसी बात करता हूँ, पता नहीं ये भयानक सपने क्यों आते हैं। खुद से कहते हुए बाथरूम की ओर चल दिया था और पूरे टाइम बस रात के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद जब वो कॉलेज पहुंचा तो डिंपल कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी लिए उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ रोहन, मेरी फोटो ने रात भर सोने नहीं दिया क्या? नहीं डिंपल, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया है। प्लान? कैसा प्लान? समझ लो फोटो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ। डिंपल रोहन से कहते हुए उसकी छाती पर अदाओं से उंगलियां फिरा रही थी। रोहन भी उसकी ये अदाएं देख एक बार फिर जोश से भर गया था। उसने भी डिंपल को कसकर अपनी तरफ खींचा और दोनों की छाती एक दूसरे में समाने के लिए तैयार हो गई थी। रोहन के लब डिंपल के लबों को छूने जा ही रहे थे कि अचानक एक बार फिर उसे लगा जैसे वो लाश को चूमने जा रहा था। वही लाश जो उसने कल रात सपने में देखी थी। लाश समझकर डिंपल को खुद से एक झटके से दूर कर दिया था और डर कर पीछे हट गया। रोहन, ये क्या हो गया है तुमको? ये पागलों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? कुछ नहीं डिंपल, मुझे माफ कर दो। पता नहीं जैसे ही मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ मुझे कुछ और दिखने लगता है। एक लाश, एक पत्थर से कुचली हुई लाश, शायद वो किसी लड़की की है। डिंपल रोहन का कहा एक एक शब्द सुन रही थी और जब रोहन की बात खत्म हो गई तो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। यार तुम क्या ये इंजीनियर बनने आए हो? जाओ राइटर बनो, मस्त कहानियां बनाओ। मैं सच बोल रहा हूँ डिंपल, ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, तो पिछले हफ्ते जो तुम इंटर कॉलेज बोलकर मेरे साथ होटल में गए थे, तो क्या तब मेरे करीब नहीं थे?
फिर इस हफ्ते में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरे करीब आने में डर लगता है? डिम्पल के इन सवालों का एक भी जवाब रोहन के पास नहीं था। वह खड़ा खड़ा बस जमी को ताक रहा था कि तभी डिम्पल ने अपनी कार निकाली और दरवाजा खोलते हुए कहा, देखो रोहन, अब और मूड की माँ बहन मत करो। देखो तो सही, क्या कुछ प्लान किया था मैंने तुम्हारे लिए। डिम्पल की बात सुनकर रोहन चुपचाप कार में आकर बैठ गया और डिम्पल ने भी म्यूजिक तेज कर कार की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों चुपचाप ही मंजिल की ओर चले जा रहे थे। अरे यार कुछ बोलो भी। आज हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है और तुम तो ऐसे मुंह बनाए हुए हो जैसे कोई मरने वाला है। मरने वाला तो है। क्या मतलब? डिम्पल ने पूछा ही था कि अगले पल रोहन ने स्टीयरिंग पकड़ उसे बाईं ओर घुमा दी, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ा और कार सीधा डिविडेंड से टकरा। ज्यादा चोट डिम्पल को लगी थी क्योंकि स्टीयरिंग पकड़ने से पहले रोहन ने डिम्पल की सीट बेल्ट खोल दी थी, जिस वजह से जब एक्सीडेंट हुआ तो डिम्पल का शरीर कार से बाहर आ गिरा था। उसके हाथ पैर लहूलुहान हो चुके थे। पसलियों की कितनी हड्डी टूटी थी ये उसे सांस लेने पर ही मालूम चल रहा था। इधर रोहन को बस कुछ खरोंची आई थी। उसने जल्दी खुद को संभाला और कार के बाहर निकल डिम्पल के बगल में आकर लेट गया। शाम हो चुकी थी। जंगल का रास्ता अभी से ही पूरी तरह से सुनसान पड़ चुका था। बीच रोड पर डिम्पल एक सांस लेने को तरस रही थी। फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाकर रोहन से बस इतना पूछा, क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? इस पर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी मौत की वजह खुद हो डिम्पल। ये कहते हुए रोहन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे वही सब फोटो दिखाई जो डिम्पल ने उसे कल रात को भेजी थी। क्या कहना चाहते हो? तुमने ही तो भेजने को बोला था। तुम समझे नहीं डिम्पल। जब किसी को फोटो भेजो तो देख लेना चाहिए कि बैकग्राउंड में कौन है। इतना कहकर रोहन ने उसे सबसे आखिरी फोटो दिखाई, जिसे जब उसने जूम किया तो डिम्पल के पीछे कोने में एक नंगा लड़का खड़ा था, जिसे उसने डिम्पल को दिखाते हुए कहा, ये कॉलेज का हेड बॉय है ना? डिम्पल ये सवाल सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसे पता था कि उसके पास अब गिनती की सांसें बची है। इसलिए अपनी जान की भीख मांगते हुए उसने रोहन से कहा, पर तुम कौन सा मुझसे शादी करने वाले थे? तुम भी तो और जगह मुंह मारते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है? शालिनी, मोनिका, मीनू और पता नहीं कौन कौन, इन सबको तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिया। फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जितना भी नाम तुमने लिया उन सबको मैंने छोड़ा, लेकिन तुम ही इकलौती लड़की है जो मुझे छोड़ने वाली थी, और मुझे कोई छोड़ नहीं सकता। कोई नहीं। छोड़ना है तो दुनिया छोड़ो, मुझे नहीं। रोहन डिम्पल को सारी बातें बता के रोड के किनारे किसी बड़े पत्थर को ढूंढने लगा था, जो कि कुछ ही पल बाद उसे मिल भी गया था। रोहन अब हाथ में पत्थर लिए डिम्पल के सामने खड़ा था। हाथ में पत्थर देख डिम्पल ने रोहन से फिर से कहा, मतलब सुबह की कहानी महज एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारा प्लान था। हाँ, अब तुम सब कुछ सही सही समझ चुकी हो। आई लव यू जान, आई विल ऑलवेज लव यू। यह आखिरी शब्द डिम्पल ने सुने थे। इसके बाद रोहन ने पत्थर से डिम्पल का चेहरा कुचल दिया, साथ ही हाथ की उंगलियां भी। उसने हर वो मुमकिन काम किया जिससे कि वो लाश पहचानी ना जा सके, और फिर डिम्पल की लाश और कार को बीच जंगल में छोड़कर वो पैदल ही बीच जंगल में खो गया। कुछ दिन बाद रोहन मोबाइल पर किसी लड़की से बात कर रहा था कि अचानक ही उसके मोबाइल पर खूब सारी फोटो आई। फोटो तो किसी लड़की की न्यूड थी, लेकिन जैसे ही रोहन ने उसे डाउनलोड किया, वो सारी तस्वीरें डिम्पल की लाश की फोटो में बदल गई, जिसे उसने खुद पत्थर से कुचलकर मार डाला था। लाश की हालत देख रोहन ने डर के मारे फोन फेंक दिया और आसपास कांपती नजरों से अपने कमरे से हर कोने में देखा, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर ना जाने उसे क्या सूझी, उसने अपनी नजर ऊपर करी ही थी कि उसके पैरों तले से जमीन ही गायब हो गई। एक लाश जिसका चेहरा पत्थर से कुचला था, ठीक उसके सर के ऊपर लटकी हुई उसे ही देख रही थी। रोहन लाश को देखकर खुद मुर्दा हो गया था, पर इससे पहले खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाता, उल्टी लटकी लाश ने अपना मुंह फाड़ा और रोहन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। बड़े से आलीशान घर के मास्टर बेडरूम में
सो रही मोनालिसा की जब रात को नींद खुलती है तो देखती है कि उसके कमरे की सीलिंग पर एक भयानक साया लटक रहा है, जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा। यह दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। सोहन शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी में कई सारे लोग काम करते थे। उन्हीं में से एक थी मोनालिसा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नजर सोहन की दौलत पर थी। काम के बहाने उसने धीरे धीरे सोहन का दिल जीता और उससे शादी कर उसके घर आ गई। मोनालिसा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ में जीवन बिताने वाले हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मेरी किस्मत पर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे धोखा दो। मोनालिसा, तुम धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा है और फिर आज रात हमारी सुहाग रात है और तुम धोखे के बारे में बात कर रही हो। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने हमारी सुहाग रात तभी होगी जब तुम मेरी कुछ शर्तों को मानोगे। शर्त? कैसी शर्त? तुम अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा यूज करके मुझे धोखा दे दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। कहते हुए मोनालिसा अपनी सुहागरात पर ही अपने पति से अलग सो जाती है। अगले दिन ही सोहन ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जायदाद मोनालिसा के नाम कर दी। मोनालिसा अब सोहन के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मगर अपने मन में सोहन को अपने रास्ते से हटाने का सोचने लगी। एक रात उसे मौका मिल ही गया। जब घर में कोई नहीं था, उसने सारे नौकर को छुट्टी दे दी। देर रात जब सोहन ऑफिस से घर लौटा तो पूरे घर में अंधेरा था। सिर्फ उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। वो अपने नौकर और मोनालिसा को आवाज देने लगा। जब किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो मोबाइल की रोशनी में धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे से लाइट रोमांटिक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सोहन एक्साइटेड हो गया। उसे लगा शायद मोनालिसा ने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी जल्दी भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा। मोनालिसा बेड पर उसका इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह देख सोहन के दिन भर की थकान दूर हो गई। अपने हाथ का ऑफिस बैग साइड के काउच पर रखकर वो मोनालिसा के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने मोनालिसा की गालों पर किस किया, पीछे से दो लोग आए और उन्होंने एक भारी चीज से सोहन के सर पर वार कर दिया। सोहन वहीं तड़पकर बेहोश हो गया। उन लोगों ने तुरंत सोहन के शरीर को चेक किया तो सोहन जिंदा था। अरे, ये तो अभी जिंदा है। क्या फर्क पड़ता है, जिंदा है तो मर जाएगा। जल्दी से इसे बोरी में डालो और इसे ले जाकर घर के पीछे जो गड्ढा खुदा है उसमें डाल दो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। गड्ढा पूरी तरह से भर देना। सोहन उस समय जिंदा था, मगर मोनालिसा की बातें सुनकर उसके जिंदा रहने की इच्छा मर गई। वो धीमी आवाज में बोला, मोनालिसा, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं लौट कर जरूर आऊंगा, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। उसकी बात सुनकर मोनालिसा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बदला तो तब लोगे जब जिंदा रहोगे। गड्ढे में अपनी अंतिम सांस लेना। गुड बाय मिस्टर। मोनालिसा के कहने पर उन लोगों ने जिंदा ही सोहन को गड्ढे में दफना दिया। कुछ दिनों तक तो मोनालिसा सोहन के लापता होने की अफवाह फैलाकर उसे ढूंढने का नाटक करती थी, मगर जैसे ही लोग सोहन को भूल गए, मोनालिसा उसकी दौलत पर ऐश करने लगी। ऐसे ही एक रात को वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों हैरान हो गए क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। रूम के दरवाजे पे दस्तक कौन कर रहा है? घर पे तो कोई नौकर भी नहीं है। कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, चलो सो जाते हैं। कहते हुए उसने मोनालिसा को अपनी बाहों में लेकर पलंग पर चला गया। तभी मोनालिसा को कांच में किसी की परछाई नजर आई। उसने अपने फ्रेंड को धक्का देकर खुद से दूर किया और दरवाजा खोलकर चेक किया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। वो लौटकर वापस अपने पलंग पर आकर लेट गई। जैसे ही उसे नींद लगने लगी, ऐसा लगा किसी का हाथ उसके ऊपर है। उसे लगा उसके दोस्त का हाथ होगा। वो हाथ उठाकर अपने ऊपर से हटाने लगी तो वो हाथ उसके हाथ में आ गया। डर के कारण वो उठ बैठी और उसने लाइट ऑन की तो देखा सामने सोहन बैठा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे और चेहरे और सर पर लगी चोट के कारण बहता हुआ खून नजर आ रहा था। उसने डर के कारण आंखें बंद कर ली और तभी कुछ टूटने की आवाज आई। उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। एक काली बिल्ली उसके पलंग पर बैठी हुई थी। वो आंखें खोलकर चारों ओर सोहन को ढूंढ रही थी, मगर सोहन कहीं नहीं था। वो दोबारा पलंग पर लेट गई और जैसे ही उसकी नजर उसके कमरे की सीलिंग पर गई, वहां एक भयानक साया लटक रहा था।
जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा। ये दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। जैसे ही वो साया उसके बिल्कुल करीब आया, मोनालिसा ने उसे अपने हाथों से धक्का दे दिया। दूर गिरकर वह साया अदृश्य हो गया। सारी रात डर के कारण वो सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने उन 2 लोगों को बुलाकर दोबारा सोहन की कब्र खुदवाई। सोहन उसी कब्र में था। उसकी लाश को देखकर मोनालिसा को यकीन हो गया कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बुरा ख्वाब था। कब्र से लौटकर मोनालिसा खुद को रिलैक्स करने के लिए बाथटब में नहा रही थी। तभी बाथटब का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। डर के कारण वो उससे निकलने के लिए खड़ी हुई तो ऐसा लगा किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो और वह बाथटब में खींचती चली गई। उसका चेहरा पानी के अंदर डूब गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि वो पहले की तरह नॉर्मल ही है और बाथटब का पानी भी सही है। वो रिलैक्स होकर गहरी सांस लेने लगी। तभी उसकी निगाह सामने वॉश बेसिन पे गई। यहाँ पे उसे सोहन नजर आ रहा था। अब उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ सोहन की आत्मा ही कर रही है। सोहन, मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। इस तरह मुझे परेशान मत करो। मोनालिसा की बातें सुनकर सोहन की आत्मा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब रात दिन मोनालिसा सोहन की आत्मा को अपने आसपास महसूस करती और डर के कारण उसका जीना मुहाल हो गया था। एक दिन ऑफिस में कुछ लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के साथ शेयर करने लगी। तभी उसे उसी वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर सोहन का साया नजर आने लगा। गुस्से में आकर उसने पास में रखा फूलदान कंप्यूटर स्क्रीन पर दे मारा। कंप्यूटर स्क्रीन बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसके पास बैठे लोग अचानक से हुई इस हरकत को देखकर उसे हैरानी से देख रहे थे। सबके सामने मोनालिसा शर्मिंदा हो गई और मीटिंग छोड़कर अपने घर आ गई। ऐसे ही कई बार उसे अपने आसपास सोहन के होने का एहसास होता और वो कुछ ऐसी हरकत कर बैठती कि लोग उसे पागल समझने लगे थे। ऐसे ही एक दिन लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो मोनालिसा ने सुन लिया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे हर दूर हन नजर आता है। वो मुझे मार डालेगा। हिम्मत है किसी को तो बचा ले मुझे उससे। तुम सच में सोहन के जाने के बाद पागल हो गई हो? सोहन हम सबको छोड़कर कहीं दूर जा चुका है। उसका कोई पता ही नहीं है और तुम कहती हो कि वो तुम्हें नजर आ रहा है। सोहन कहीं नहीं गया है, यही है, देखो वो रहा सामने। कहते हुए वो सोहन के साए की तरफ इशारा करने लगी। सभी लोग उस ओर देखने लगे मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। अरे कोई नहीं है वहाँ, तुम्हारा वहम होगा। मेरा वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से सोहन को मारा है और वो मुझसे बदला लेने वाला है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो चलो मेरे साथ। कहते हुए मोनालिसा अपने दोस्त को अपने साथ सोहन की कब्र पर ले जाती है, जहाँ पर वो गड्ढा खोदकर उन लोगों को सोहन की लाश दिखाती है और अपना जुर्म कबूल करती है। तभी अचानक ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। तेज हवाओं के साथ तेजी से बिजली कड़कने लगती है। अब सोहन का साया सभी को नजर आता है। यही तो मैं चाहता था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तुम्हें सजा मैं दूंगा। कहते हुए वो मोनालिसा को घसीटते हुए उसी कब्र में डाल देता है। मिट्टी खुद ब खुद उस गड्ढे को भर देती है। मोनालिसा खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है मगर कोई भी उसे नहीं बचाता। उस दिन के बाद से सोहन की आत्मा किसी को भी नजर नहीं आई।